और आज खाली फिजिक्स की क्लास है बस। तो बाकी सर किसी और टीचर की नहीं है? मेरी फास्ट तो बेस्ट है। ये तो A2 में कौन से लैब? किया वह शुरू, दैट वाज एक्सरे इमेजिंग। और हमने उसमें जहां तक काम किया था, लेट्स क्विकली गेट इट बैक। हमने एक्सरे इमेजिंग में ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ अराइवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ मेटल टारगेट, दैट इज टू से ट्यूब करंट। हमने यहां लाके छोड़ा था कि जो करंट होता है, ट्यूब का करंट होता है, उससे हम एक्सरेज की जो इंटेंसिटी है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में यहां तक काम कर लिया था। और चलो अब आज का पहला कॉन्सेप्ट लिखो। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। टॉपिक है एक्सरे इमेजिंग, द हार्डनेस ऑफ द एक्सरे बीम, द पेनिट्रेशन ऑफ द एक्सरेज। अब ये कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सरेज हैं उनको हम कितना पेनिट्रेटिंग बनाते हैं। पेनिट्रेटिंग का मतलब ये होता है कि एक्सरेज को कितना अंदर तक जाना है, और ये डिपेंड करता है अब ये डिपेंड करता है कि आपको एक्सरे कितनी हार्ड एरिया का करना है, कौन सी बोन है, क्या चीज है। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट बना कि जो एक्सरे की हार्डनेस होती है वो डिपेंड करती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर। हमने पिछली क्लास में देखो यहां पर छोड़ा था, ये हमारा अपरेटस है। इलेक्ट्रॉन्स हम प्रोड्यूस कैसे कर रहे थे, रिकॉल करो, हाउ वी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ला रहे थे थर्मियोनिक इमिशन से। हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो हम प्रोड्यूस कर रहे थे एक्सरे, सॉरी, थर्मियोनिक इमिशन से। और हम उसके साथ हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे थे थर्मियोनिक इमिशन से। और उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जो एक्सरेज होंगी वो पेशेंट की बॉडी से गुजरेंगी। नीचे हम एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाते हैं। सो वी आर पुटिंग आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एक्सरेज होती हैं उनकी हार्डनेस जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है। द हार्डनेस ऑफ एक्सरे बीम डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर। जितना ज्यादा आप वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा एक्सरे बीम हार्ड होंगी और उतना अच्छा पेनिट्रेट कर सकेंगी। तो लिखो कि हार्डनेस ऑफ द एक्सरे बीम, हार्डनेस ऑफ द एक्सरे बीम is controlled by the accelerating voltage, is controlled by the x-ray, sorry, is controlled by the accelerating voltage। जो एक्सरेज हार्ड है वो ज्यादा पेनिट्रेट करेंगी। आज का पहला कॉन्सेप्ट यही होगा कि जो हार्ड एक्सरेज होती हैं वो ज्यादा पेनिट्रेट करती हैं। तो फिर जो इनमें जो एक्सरेज सॉफ्ट रह जाएंगी उनका क्या मसला होता है। देखो एक्सरेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
इसमें जो एक्सरेज है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इनमें जो एक्सरेज सॉफ्ट रह जाती है, वो क्या होता है कि दीज एक्सरेज विच आर रिलेटिवली सॉफ्ट, इनसे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि इमेज ब्लर हो जाता है। हम एक्सरे को ज्यादातर बोन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर इनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो बोन्स के लिए होती है। इसमें डिपेंड करता है। अब ये एनिमेशन हमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा के दे सकती है, तो इसको गौर से देखिएगा। Accelerated in the electric field between the anode and the cathode towards the target. The cathode is shaped to focus the electrons onto a small portion of the target, which increases the intensity of the X-rays produced. The target is typically a piece of tungsten or molybdenum, which may be embedded in a stationary water or oil-cooled rod, or on a rotating disc. The high-speed electrons collide with the target and rapidly lose energy. There are two X-ray producing interactions between the incident electrons and the atoms in the target. In the first, electrons are scattered by electrostatic interaction with the nuclei of the target material. This results in the direct emission of X-rays from the electron as it loses energy. This process is called Bremsstrahlung, from the German meaning breaking radiation. Bremsstrahlung radiation has a continuous spectrum corresponding to electrons losing different fractions of their initial kinetic energy. When the electron loses a small amount of energy, a long wavelength X-ray is produced. When it loses a larger amount of energy, shorter wavelength X-rays are produced. The spectrum has a minimum wavelength below which X-rays are not produced. This corresponds to the highest energy X-rays which are produced when the electron loses all its kinetic energy. The second interaction that can take place in the target is between the incoming electrons and the electrons of the target atoms. If the incident electron has certain characteristic energies, it can eject electrons from the inner shells of the target atoms. These are filled when outer shell electrons make transitions to fill in the inner shell vacancies. These transitions reduce the energy state of the atom by emitting X-rays with characteristic wavelengths. These characteristic spikes are superimposed on the continuous Bremsstrahlung spectrum to give the X-ray spectrum observed by experiment. If we change this plot to show the number of X-ray photons versus गौर से photon energy, देखा तो उसने मेंशन किया कि बताओ कि एक्सरेज को जनरेट करते वक्त दो तरह के इंटरैक्शंस होते हैं। एक वो इंटरैक्शन होता है जब इलेक्ट्रॉन्स एक बड़े न्यूक्लियस के पास से गुजरते हैं तो बेंड होते हैं, और इस बेंडिंग की वजह से एक्सरेज जो है वो इमिट होती है। दूसरा इनर इलेक्ट्रॉन्स के बाउंस करने से। X-ray technology utilizes high-energy rays that can pass through certain body tissue and create imagery vital to diagnosis and treatment. The X-ray machine is composed of an X-ray tube that contains a pair of electrodes or conductors called a cathode and an anode. The cathode is a filament that releases energy with the introduction of an electrical current, much like that of a light bulb. The cathode energy is released in the form of electrons. The anode, located on the opposite end of the X-ray tube, is a disc made of tungsten, a material that attracts the electrons. When the electrons released from the cathode come in contact with the tungsten, they release energy in the form of photons. These highly energized photons are channeled through a lead cylinder and a series of filters, creating an X-ray beam. The X-ray beam is a high-energy beam that can be absorbed only by dense body tissues, such as bone. During an X-ray, a radiographic film is placed behind the patient, and the patient is placed between the film and the X-ray machine. The X-ray machine then focuses the energy beam at the specific area of the patient's body. As the X-ray energy passes through the patient's body,
The photons of the beam reach the film and cause a chemical reaction. The areas where X-ray energy passes through the body become black, while the areas where energy is absorbed by the bones appear white. This process produces a radiographic, which is commonly referred to as an X-ray. अब देखो, ये तुमने सारा फिनोमिना देख लिया। अब तुम लाइन चेंज करके लिखोगे कि अब तुम लाइन चेंज करके लिखना कि साइड हेडिंग है इफेक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वाली हेडिंग आएगी। अब देखो, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें पास पेपर में बार बार मिलेंगे और तुम्हें इनको एक मर्तबा अच्छे से समझ लेना है। जैसे हर चैप्टर में वोल्टेज और करंट का जिक्र आता है। अब अगर गौर से देखिएगा, अगर मैं करंट को इंक्रीज करने लगाऊं, ये पहले नोट कर लीजिएगा कि देखने में तुम्हें ये ग्राफ उल्टा लग रहा है, राइट? मतलब वैसे पिछले ग्राफ में लेफ्ट साइड पर वो था कट ऑफ था, इसमें जो कट ऑफ है वो राइट साइड पर है। उसकी वजह क्या है कि एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है। गुड। तो यहां से तुम इस कॉन्सेप्ट को देखो कि मैंने करंट को इंक्रीज कर दिया, जो ग्राफ है उसका शेप ऊपर आ गया, जो कर्व है वो ऊपर लिफ्ट हो गया। अच्छा, अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूं तो देखो, वोल्टेज इंक्रीज करने से क्या हुआ कि कट ऑफ वेवलेंथ आगे चला गया। कट ऑफ वेवलेंथ के आगे जाने का मतलब ये है, कट ऑफ वेवलेंथ के आगे जाने का मतलब क्या है? दोबारा देखो, कट ऑफ वेवलेंथ के आगे जाने का मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है कट ऑफ पर, वो इंक्रीज कर गई। और इंक्रीज करंट पे क्या हुआ? नोट करो, कट ऑफ वेवलेंथ हिला, जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ। तो जो तुमने हेडिंग डाली थी उसमें लिखना कि व्हेन करंट इज इंक्रीज्ड, cutoff wavelength does not change, cutoff wavelength does not change, but the position of maximum intensity increases. But the position of maximum intensity increases. Next line. When input voltage is increased, when input voltage is increased, cutoff wavelength moves forward on frequency axis. Cutoff wavelength moves cutoff wavelength moves forward on frequency axis. तो देखो, तुम ये ग्राफ पहले बना चुके हो और तुमने जब इस ग्राफ को पहले बनाया था तो बताओ एक्स एक्सिस पे क्या चीज थी? वेवलेंथ था। गुड। और अब एक्स एक्सिस पे क्या लगा दिया हमने? तो ये छोटा सा ट्रैप है जो ए लेवल में मैनेजेबल होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ये हमारा आज का थर्ड कॉन्सेप्ट बन गया। अब तुम ये वाला स्केच कॉपी कर लो।
ठीक है, हमने 3 कॉन्सेप्ट बना लिए। ये चैप्टर है मेडिकल फिजिक्स और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरे इमेजिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सरे का इमेज है उसमें हम कौन कौन सी फीचर कंट्रोल करते हैं। जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं उनको हम एक्सपोज करते हैं और वो इमेज वहां पर जब बनता है तो हम उसको फिजिक्स में कहते हैं शेडो इमेज। जैसे आप धूप में चलते हैं तो आपका इमेज जमीन पे बनता है, बहुत मशहूर है और आपने कभी रियल में भी देखे होंगे। ये एक्सरे इमेजिंग है। इसमें कुछ एरिया डार्क हो जाते हैं और कुछ एरिया सिल्वर होते हैं। दिस इज द ब्लैकनिंग कॉन्सेप्ट। द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सरे एक्सपोजर। इसका मतलब है कि तुम पेशेंट की बॉडी में से कितना एक्सरे पास करते हो। अगर तुम ज्यादा एक्सरे पास करोगे तो उस एरिया का डार्क, फर्दर डार्क इमेज बनेगा। हम साइकेलिक दो एक्सरे इमेजिंग, आई एम सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे इमेज। हेडिंग डालो, डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे इमेज। ठीक है, अब उसमें पहला पॉइंट लिखो कि पहला पॉइंट लिखिएगा कि डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग, लिखिएगा डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग इज डिपेंडेंट ऑन, degree of blackening is dependent on total X-ray exposure, dependent on total X-ray exposure। कितनी एक्सरेज आपने पास की है, जितनी ज्यादा एक्सरे आप पास करोगे, स्क्रीन बोर्ड पे देखो, जितना ज्यादा एक्सरेज पास करोगे तो ये इमेज उतना डार्क बनेगा। अब जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान भी है। ह्यूमन बॉडी एक्सरे के लिए सेंसिटिव होती है, एक्सरेज आयोनाइज करती हैं, टिश्यूज को डैमेज कर देती हैं, तो ज्यादा देर एक्सरेज गुजारना खतरनाक होता है। उससे भले इमेज अच्छा आता है लेकिन पेशेंट के लिए वो एक्सपोजर डेंजरस है। अब जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं जो दुनिया के हर में डिस्कस होती हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है, शार्पनेस, दूसरी कंट्रास्ट और तीसरी जब तुम लोग कोई भी वीडियो देखते हो, तुम कोई कैमरा सेट करते हो, तुम कोई वीडियो के साथ कोई फिल्म देख रहे हो, तो तुम उसमें यही 3 प्रॉपर्टीज है जो तुम इमेज के लिए कंट्रोल करते हो। जो डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग है वो एक्सरे एक्सपोजर से बनेगी और ये इमेज नेचर वाइज क्या है, लाइन चेंज करके लिखिएगा, एक्सरे इमेज is actually a shadow image. X-ray image is actually a shadow image। अब उसके बाद साइड हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। नंबर 1 शार्पनेस, नंबर 2 कंट्रास्ट, नंबर 3 ब्राइटनेस। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सब तुम लोग मुझसे तो बहुत बेहतरीन चीजों को समझते हो। तुम लोग मुख्तलिफ तरह की ड्रेसिंग्स करते हैं, हम लोग पार्टीज पर, इवेंट्स पे, जैसे उसने रेड कलर की कैप लगाई हुई है। ये जो रेड कलर है इसको आप इनमें से कहाँ काम करोगे, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट है। अच्छा आप बताओ, कंट्रास्ट के कोई और एग्जांपल दो। जब आप कलर्स से किसी इमेज का कलर्स कितने ब्राइट है उसके। ठीक है, ये भी आइडिया सही है। कंट्रास्ट हम लोग ड्रेसिंग में यूज नहीं करते, हम लोग कहते हैं मैचिंग और कंट्रास्ट। तो बता सकते डार्क और लाइट कलर होता है। अगर आप व्हाइट कलर की शर्ट पहने और उस पर पिंक कलर की टाई लगा दें तो ये क्या है, मैचिंग तो नहीं है ना, कंट्रास्ट। ब्राइटनेस क्या होती है, इट इज द इंटेंसिटी। ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है प्रोजेक्टर की,
इस पे जो लाइट इंटेंसिटी है वो क्या है, ये क्या है? फिजिक्स इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन देती है, sharpness is concerned with the ease with which the edges of a structure are determined। अब बोर्ड पे देखिएगा, आपको यहाँ इसका एज नजर आ रहा है, ये देखिए ये जो एज है इसको फिजिक्स क्या कहती है, शार्पनेस। और वैसे यही होती है शार्पनेस, लेकिन वैसे आम आदमी के लिए शार्पनेस थोड़ी डिफरेंट है। कंट्रास्ट तो वही है यहाँ पर भी कि डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग, लेकिन चूंकि शार्पनेस एक अलग वर्ड है, पेपर में ये डेफिनेशन बहुत रेगुलर आती है, तो तुम ये लफ्ज याद रखो, इसका मतलब है कि तुम एजेस को कितना हाईलाइट करते हो, ये क्या है, शार्पनेस। अब ये बहुत जरूरी होता है कि तुमने ये नी का जॉइंट का एक्सरे किया, अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये बोन की पोजीशन है, कुछ वियर टियर नजर आ रहा है, कुछ एरिया के साथ है, ये जो शार्पनेस है वो आपको एजेस बताती है। आपने ये लिस्ट कॉपी की, उसमें आप साइड हेडिंग दीजिएगा शार्पनेस, हेडिंग डालिएगा शार्पनेस। शार्पनेस इज कंसर्न, ये इनकी ऑफिशियल डेफिनेशन है, sharpness is concerned with the ease with which the edges of structures can be determined। ये स्क्रीन पे लिखा है पूरा शार्पनेस की डेफिनेशन। ये हो गया। अब तुम आ जाओ इस पॉइंट पे कि यहाँ तुम्हें कुछ शैडो नजर आ रहे हैं, ये बोन का एज है, इसमें तुम्हें एक रिंग नजर आ रही है, ये एक्सरे हुआ है, एक हाथ, इसमें अंगूठी भी पहनी हुई है पूरी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। और ये एक्सरे जब हुआ करते थे स्कल के, अभी भी कभी जरूरत पड़े तो ठीक है मजबूरी कर लेते हैं, वैसे एक्सरे आप सर का नहीं करते क्योंकि ब्रेन से नुकसान, ब्रेन को नुकसान होता है। ये जो एरिया है सारा ये विजिबल आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या पोजीशन है। In order to achieve as sharp image as possible, the X-ray is designed to generate a beam of X-rays with, जिसको हम लेजर कहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि इमेज शार्प बने तो तुम एक्सरे बीम को नैरो कर दो। अगर एक्सरे बीम नैरो होगी तो उससे शार्पनेस बढ़ती है। जो चीजें फैक्टर्स शार्पनेस को कंट्रोल करते हैं, एरिया ऑफ द टारगेट एनोड, साइज ऑफ द अपर्चर। ये अपर्चर क्या होता है, जो लोग कैमरेज में इंटरेस्ट लेते हैं, व्हाट इज एन अपर्चर? वो जो छोटा सा होल होता है जिससे लाइट कैमरे के अंदर जाती है, उसको क्या कहते हैं? अगर आप में से कोई बायो लेता है इस वक्त, तो क्या अपर्चर जैसी कोई चीज हमारी आंख में भी होती है? रेटिना से अलावा आइरिस। तो वो जो छोटा सा एक होल होता है जिससे लाइट अंदर जाती है कैमरे के, उस छोटे से होल को क्या कहते हैं? अपर्चर। अच्छा, तीसरी चीज लिखी हुई है द यूज ऑफ अ लेड ग्रिड। अगर आपकी ओ लेवल मेमोरी वर्क कर रही हो, क्या लेड में ये एबिलिटी है कि वो इस तरह की रेस को रोक सकता है? क्या लेड कैमरा रेस को भी रोक लेता था? तो लेड जो है वो मशहूर है क्योंकि लेड एक्सरेस को, गैमा रेस को रोक सकता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि बाकी एरिया को एक्सरेस हिट ना करें, सिर्फ एक टारगेट एरिया को एक्सरेस हिट करें। अब आप साइड हेडिंग दीजिएगा फैक्टर्स इफेक्टिंग शार्पनेस। फैक्टर्स इफेक्टिंग शार्पनेस, उसमें लिखिएगा नंबर 1 area of the target anode। Number 1 area of the target anode। Number 2 size of the aperture। Number 2 size of the aperture। Number 3 the use of a lead grid। The use of a lead grid। आप जरा बोर्ड पे देखिएगा,
देखो ये जो तुम्हारे पास एक्सरेज आकर यहाँ पर एक्सरेज निकल रही है, उसमें ये वो ऑब्जेक्ट है और पीछे देखो पार्शियल शेडो बन रहा है, फुल शेडो और पार्शियल शेडो। ये कॉन्सेप्ट तुम यहाँ और से समझो। देखो तुम्हें यहाँ पर एक हल्का सा ब्लर इमेज नजर आ रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं पार्शियल शेडो। और बीच वाला जो काफी डार्क है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फुल शेडो है। बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इस केस में ये पर्सन का हेड है, और यहाँ पर हमने सामने से एनोड को जब इलेक्ट्रॉन्स हिट किए होंगे तो एनोड से क्या निकल रही है, एक्सरेज निकल रही है। अगर हम इसका एनोड का साइज बड़ा कर दें तो देखिए क्या चीज बड़ी निकली, पार्शियल शेडो बड़ा हो गया। साइज ऑफ अपर्चर, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एक्सरे का आउटपुट होता है वो एक छोटे से होल से होता है, बाकी एरिया को हम ड्रॉप कर देते हैं ताकि वो चारों तरफ ना फैले और जो पेशेंट है उसकी पूरी बॉडी एक्सपोज ना हो। मैंने इसी की एक लो लेवल डायग्राम आपको कॉपी करवाई थी। ये वो बोन का पोजीशन है, कुछ एक्सरेज इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ टकरा के ऊपर और नीचे जा रही है, और हमने इन वाली एक्सरेज को रोकने के लिए यहाँ पर देखो ये हमने क्या लगाया हुआ है इसके आगे, these are called lead grid। अब ये जो लेड ग्रिड है ये क्यों लगाते हैं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट, कि अगर ये बोन का एज है, यहां से अगर कोई रे इधर आई और वो अगर फिल्म को टच कर गई, बोन का एज आपको फिल्म के नीचे भी दिखेगा। इमेज बनता कैसे, इमेज बनता है रेस से। अगर बोन के कोने से एक रे टच हुई, नीचे आई और यहाँ पर रिसीव हो जाती, तो बोन का कोना टूट कर नीचे दिखता। हमें तो स्क्रीन देखनी है, फिल्म देखनी है, तो हम क्या करते हैं, जो फिल्म है उसके आगे फिल्म रखते हैं ताकि वो जो रेस मुड़ के आ रही है उनको रोक लिया जाए। उनको रोकना क्यों जरूरी है, उनको रोकना इसलिए जरूरी है ताकि वो इमेज नीचे तक ना दिखे। जाहिर सी बात है, ये बोन है तो इसका जो एज है वो यहाँ दिखना चाहिए, इसके ऊपर नीचे ना दिखे, वरना जो इमेज है वो ब्लर हो जाएगा। ये काम होता है लेड ग्रिड का। आप साइड हेडिंग लीजिएगा, कंट्रास्ट। कॉन्सेप्ट बन जाएगा, इसको कहते हैं दो कंट्रास्ट एक्सरे और इसको कहते हैं हाई कंट्रास्ट एक्सरे। तो बताओ दोनों में क्या फर्क है, क्या इसमें डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग ज्यादा है? दिस इज द वर्ड व्हिच वी यूज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट की हेडिंग आपके लिखिएगा, इट इज a measure of, it is a measure of the degree of blackening. It is a measure of the degree of blackening. It is a measure of the degree of blackening. अब बोलते देखिएगा, अगर हम कंट्रास्ट लो रखते हैं तो पेशेंट सेफ है, लेकिन कंट्रास्ट लो रखें पिक्चर ब्लर हो जाती है, सही पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप कंट्रास्ट ज्यादा रखोगे तो पिक्चर में ज्यादा डिटेल्स आएंगी, लेकिन आपका पेशेंट एक्सपोज होगा और पेशेंट को नुकसान होगा। फैक्टर्स इफेक्टिंग कंट्रास्ट, पहली चीज जो कंट्रास्ट को बदल सकती है वो क्या है, कंट्रास्ट मीडियम। अब कंट्रास्ट मीडियम क्या होता है, जो एक्सरेज होती हैं, तवज्जो रखना, एक्सरेज जो होती हैं सिर्फ उन चीजों में एब्जॉर्ब होती हैं जो हार्ड हो, जैसे बोन्स होती हैं। जो चीजें एक्सरे को एब्जॉर्ब करती हैं वो शार्प हो जाती हैं। ये फिजिक्स का एक बेसिक रूल है। मैंने ये स्टिक रखी, इसके पीछे आपको ब्लैक शेडो नजर आ रहा है। इस ब्लैक शेडो का मतलब क्या है कि लाइट इससे रिफ्लेक्ट हो रही है या इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ना, तभी तो ब्लैक शेडो आ रहा है। तो इन जगहों ने एक्सरे को एब्जॉर्ब किया है और इसलिए ये एरिया डार्क है। अगर आप ये एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहते हैं
तो आपको कोई ऐसी चीज बॉडी में एंटर करनी पड़ती है, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक का एक्सरे नहीं हो पाता था, क्यों? क्योंकि स्टमक सॉफ्ट होता है, एक्सरे उसके आर पार गुजर जाती थी, उनको मुश्किल थी। तो इन्होंने केमिकल डिस्कवर किया, जो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बेरियम सल्फेट, जो कि हाईली इनसॉल्युबल होता है। बेरियम सल्फेट को पेशेंट के फूड में मिलाकर पेशेंट को खिलाते थे, वो उसके स्टमक में चला गया, वो जाकर स्टमक की वॉल्स पे चिपक जाता है और वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है, उससे फिर एक्सरे का इमेज बन जाता है। इस तरह के मीडियम को क्या कहते हैं? कंट्रास्ट मीडियम। दूसरी चीज नोट करिएगा, एक्सपोजर टाइम। अगर आप ज्यादा देर तक एक्सरेज मारेंगे तो फिर इमेज कैसा बनेगा? डार्क। ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा जो फैक्टर है वो है पेनिट्रेशन। अगर आप हार्ड एक्सरेज बनाएंगे तो वो ज्यादा अंदर तक जाएंगी और उस सूरत में उनका इमेज डार्क हो जाएगा। स्कैटरिंग, ये एक्सरेज का प्रॉब्लम है जो आपने यहां समझना है कि एक्सरे चूंकि बहुत स्पीड से आती हैं, तो ये एक्सरे यहां लगी और यहां लगने के बाद ऐसे मुड़ गई, ये एक्सरे यहां लगी, यहां लगकर ऐसे मुड़ गई, ये इशू है। और इससे फिर क्या होता है कि जब आप इमेज बनाते हैं, इमेज में देखिएगा ये डबल शैडो बन जाता है, ये इशू है और ये स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज कहलाता है। उसके बाद देखिए क्या फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है। अगर आपने कभी रियल में एक्सरे फिल्म देखी हो तो एक्सरे फिल्म पर एक कोटिंग करते हैं, वो जो कोटिंग होती है वो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है जो चमकता है, ग्लो करता है, और उससे फिर वो जो डार्क एरिया है वो क्लियर दिखता है। तो अब आप साइड कीजिएगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग कंट्रास्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग कंट्रास्ट। नंबर 1 कंट्रास्ट मीडियम, number 1 contrast medium, number 2 exposure time, number 2 exposure time, number 3 x-ray penetration, number 3 x-ray penetration, number 4 scattering of x-ray beam, number 4 scattering of x-ray beam, number 5 fluorescent material, हमने ये डिस्कस कर लिया। देखिए जो एक्सरे इमेजिंग है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बोर्ड पे देखिएगा, ये वो एक्सरेज हैं जो पूरी ह्यूमन बॉडी के हमने किए हुए हैं और इनको हम कंप्यूटर से मॉडिफाई कर लेते हैं, और आजकल जो टेक्नोलॉजी है उससे हम इनके कलर पोजीशन भी चेंज करते हैं। उससे क्या होता है कि आप पूरी पिक्चर को बहुत क्लियरली देख सकते हो। आमतौर पे ब्रेन का एक्सरे नहीं करते क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर आपको करना पड़े, रोड एक्सीडेंट वगैरह हो, तो आप उसको कलर करके डॉक्टर्स को शो करते हैं। बस होते हैं जब हम उसको यूज करते हैं तो हम उसको फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पर चोट है, कहां पर किसी किस्म की इंजरी हुई भी है। हाँ बिल्कुल। तो सीटी स्कैन, जो सीटी स्कैन है वो भी एक्चुअली एक्सरे ही है। सीटी स्कैन इज नॉट समथिंग डिफरेंट। सीटी स्कैन जो तुम आप स्क्रीन पे देख रही हो, सीटी स्कैन कहते हैं रेंज ऑफ एक्सरे, अभी वो टॉपिक आ रहा है आगे। जो सीटी स्कैन होता है वो असल में मल्टीपल एक्सरेज होते हैं, दोनों का एक ही तरह का एक्सपोजर है। देखो अब ये हमने हाथ का एक्सरे किया है और हमने इसको कंप्यूटर से मॉडिफाई किया है, जो कि हम देखना चाहते हैं कि अगर किसी को कोई स्टिफनेस है, कोई पेन है, इस तरह की कोई चीज है तो हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब साइड हेडिंग 2, चेंज इन इंटेंसिटी
एटीन्यूएशन ऑफ एक्सरे सेम एज अल्ट्रासाउंड, दोनों का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक मर्तबा अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं चेंज ऑफ इंटेंसिटी, तो यही टॉपिक आपको बार बार हर एक के लिए पढ़ना है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, इसको हेडिंग के तौर पे लाइएगा। चेंज इन इंटेंसिटी, अगर आप इसको लाए तो मैंने आपको पढ़ाया था जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे थे कि जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो वो स्प्रेड आउट करती है। स्प्रेड आउट होने के साथ साथ वो अपनी एनर्जी सराउंडिंग को वेस्ट करती है। इसको हमने नाम दिया था एटीन्यूएशन। और याद करो मैंने क्या बताया था कि एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। और फॉर्मूला ये था I इज इक्वल टू आई नॉट म्यू ई रेज़ टू पावर म्यू एक्स। ये फॉर्मूला दूसरी मर्तबा कॉपी कर ले। इसकी हमने यूनिट्स पहले पढ़ी थी। अब हम डेफिनेशन ऑफ लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये पेपर में आपको कहे कि लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, आप ये फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखकर इनके जो लेटर्स हैं ना उनको डिफाइन कर दें। क्या बताया था, यू कैन नॉट मेक अ सेपरेट डेफिनेशन फॉर म्यू, देयर इज नो नीड टू मेक इट। आप डायग्राम जगह हो तो डायग्राम बना दें, फॉर्मूला लिखें और फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें जो क्वांटिटीज है उनको डिफाइन कर दें। बताओ आई नॉट का मतलब क्या है, ये बताया तो ये डायग्राम भी कॉपी करवाई थी इस तरह की। जो इंसिडेंट एक्सरेज होंगी या अल्ट्रासाउंड होंगी, जो इंसिडेंट है वो आई नॉट है, और मीडियम से गुजरने के बाद जो बचेगी वो आई है, और इन्हीं का रेशो बनेगा। तो इस कर्व में क्या सीखना था, आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी ड्रॉप कर रही है, इसको कहते हैं एटीन्यूएशन। क्या हाफ लाइफ कांस्टेंट है, क्या बताया था मैंने, वो थिकनेस जो इंटेंसिटी को हाफ कर दे उसको क्या कहते हैं, HVT। बताओ व्हाट इज HVT, half value thickness। what is HVT, it is the thickness of the medium required to reduce the transmitted intensity to 1/2, जो तुम्हारी एक्सरे की इंटेंसिटी को आधा कर दे वो HVT है। फिर हमने ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। अब आप स्टार्टिंग दीजिएगा एडवांटेजेस। Number 1, X-ray apparatus is available in small size. X-ray apparatus is available in small size. आजकल ये छोटी छोटी ट्रॉलीज पर भी रख कर ले आते हैं। जब कभी आप खुदा न खास्ता किसी ऑपरेशन पे या किसी बड़े हॉस्पिटल में रुके तो ये उसको पोर्टेबल कर चुके हैं। आपको पेशेंट के पास भी इसको लाना पॉसिबल, अगर पेशेंट मूव नहीं कर सकता तो ये पेशेंट तक ले आते हैं। दूसरा देखो एडवांटेज क्या है, एक्सरे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक्सरे बड़ी तेजी से हो जाता है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी को चोट लगी है, बोन टूटी है, एक्सरे उसी वक्त हो जाता है, रिपोर्ट आ जाती है, स्क्रीन प्रिंट हो जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या है, देखो
एक्सरे रिपोर्टिंग कैन बी डन वेरी क्विकली। डॉक्टर्स आप देखिए, डॉक्टर्स इसको कैसे देखते हैं, उसको यूं करके देखते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या मसला है। ये बहुत, इस मामले में इट्स अ वेरी गुड मेथड कि इट कैन बी डन वेरी क्विकली। तो लिखो नंबर 2, इट्स अ क्विक टेस्ट। Number 2, it is a quick test. Number 3, report can be made very quickly. तकरीबन डॉक्टर्स इसको देखकर ओरल रिपोर्ट बना देते हैं। रिपोर्ट कैन बी डन वेरी क्विकली। उसके बाद साइलेंटिंग दो डिसएडवांटेजेस। देखो, एक्सरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज नोट करो। एक्सरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? बोर्ड पे देखो, इमेज इज प्लेनर। ये 3D इमेज नहीं होता। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है? एक्सरेज आर वेरी डेंजरस फॉर मसल्स एंड टिश्यूज। और दूसरा और तीसरा मसला ये है कि दे आर सुपर इम्पोज इमेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अंदर है बॉडी के, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे है, तो इमेजेस चूंकि 3D नहीं होते तो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाते हैं। तो अब आप लिखिएगा नंबर डिसएडवांटेजेस में नंबर 1, डिसएडवांटेजेस में लिखिएगा नंबर 1, एक्सरेज आर वेरी डेंजरस फॉर मसल्स, टिश्यूज एंड लिविंग सेल्स। X-rays are very dangerous for tissues, muscles, and living cells. Number 2, X-ray image is planar. Number 3, images from different depths are superimposed. Images from different depths are superimposed. चलो अब पेज बदल दो। चैप्टर हुई है, उस चैप्टर का तीसरा यूनिट है, थर्ड यूनिट है, और बहुत मशहूर हुआ और अब तो हर एक को उसके बारे में पता होता है। हेडिंग डालिएगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग, जिसको सीटी स्कैन भी कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एक्सरे इमेजिंग। से बना तो जो एक्सरे हम कर रहे थे वो किस किस्म का इमेज बना देंगे? फ्लैट इमेज। फ्लैट इमेज क्या होता है? जिसके अंदर 3D नहीं होता, तीनों डायमेंशंस नहीं दिखती। हम आजकल कैमरास वगैरह में, हम आजकल मूवीज में 3D देखते हैं। 3D का मतलब होता है जिसको आप रोटेट कर सकते हो, जिसकी साइड्स को देख सकते हो। इनको एक्सरे का असल मसला ये था कि एक्सरे इमेजेस जो है वो फ्लैट होते हैं, वो एक स्क्रीन पर प्रिंट होते हैं। आप उसको घुमाकर उस जगह को रोटेट करके नहीं देख सकते। Tomography is a technique in which an image of a slice or a plane of the object may be
ऑप्टेन। अप्रोच क्या है, पहले कॉन्सेप्ट बनाइएगा। ये होता एक्सरे है, लेकिन जैसे आजकल की फोटोग्राफी में तुमने देखा होगा कि हम किसी चीज के मल्टीपल इमेज लेते हैं और फिर उसको जोड़ देते हैं। 3D यही होता है। असल में तो कोई चीज पिक्चर के अंदर तो 3D नहीं होती। हम क्या करते हैं, जब उसका फ्रंट पिक्चर लेते हैं, थोड़ा साइड से लेते हैं, फिर इधर से लेते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं। सारे पिक्चर्स को हम जोड़कर एक कंबाइंड वीडियो, एक कंबाइंड एनिमेशन या कंबाइंड रोटेटेबल पिक्चर बना लेते हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ बनाओ। जो सीटी स्कैन होता है, और से देखिएगा, सीटी स्कैन क्या होता है, हम उसको यूं डिफाइन करते हैं कि इट इज अ सीरीज ऑफ एक्सरेज। हम क्या करते हैं कि जो एक्सरे का डिटेक्टर होता है, उसको, उसके सामने एक्सरे की ट्यूब होती है, हम उसको मूव करते हैं। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, हम इसको ऐसे ना मूव करते हैं और पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाते हैं, जैसे प्रिंटर से पेपर निकलता है। इस तरह पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता आगे होता जाता है और ये जो गन है इसके ऊपर ऐसे घूमती है। इससे फायदा क्या होता है, अगर आप ब्रेन का कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे घुमाएंगे और पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करते जाए, तो इसके हर पोजीशन पर एक्सरे चारों तरफ से पिक्चर लेने की। अब चूंकि पिक्चर चारों तरफ से आएगी तो हम उसको जोड़ लेंगे। आपने यहाँ पर एक्सरे गन रखी और आपने फिर उसको ऐसे टर्न करना शुरू कर दिया, लाइक दिस, और वो जो अंदर पेशेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता जाएगा। तो जैसे पेपर पे प्रिंटिंग होती है, इसी तरह इस बंदे की जितने एरिया को तुम्हें सीटी करना है, हर जगह का एक सीटी होता जाएगा और वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। हर जगह के हम मल्टीपल इमेजेस लेते हैं, और से समझिएगा। और एक मर्तबा ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, है तो ये एक्सरे, लेकिन ये मल्टीपल एक्सरेज है। जरा देखिएगा इसका अपरेटस देखिएगा। ये जो तुम्हें अपरेटस नजर आ रहा है, इसमें तुम्हें एक स्ट्रेचर नजर आ रहा है। ये जो स्ट्रेचर है, ये आहिस्ता आहिस्ता ना ऐसे मूव करता है, ये अंदर जाता है और यहाँ पर जो एक्सरे का गन लगा हुआ है वो ऐसे घूमता है। ये घूमता जाता है और इसकी पिक्चर होती जाती है। दोबारा समझो, ये मूव करेगा और ये ऐसे रोटेट करेगा, मल्टीपल पिक्चर्स देगा। फिर आप हर इमेज की पोजीशन को जोड़ते जाओगे, जैसे कार्टून्स बनते हैं, एनिमेशंस बनती हैं, आप उसको जोड़कर एक सिंगल वीक फॉर्म बना लोगे। CAT scans produce 3D images of the inside of the human body. The instrument uses an energy source that emits a fan-shaped beam of X-rays and a receiver or X-ray detector on the exit side of the patient that records a snapshot X-ray. Multiple snapshots, collected during one complete rotation, are sent to a computer to create a cross-sectional image or slice of the body. Between rotations, the body is moved through the machine in increments with an image slice being computed at each position. Every rotation, here speeded up, yields an image of a new slice as it moves through the length of the target, in this case through the head of the person who is lying in the chamber. How simple seismology would be if we could do a CAT scan of our planet, but X-rays cannot penetrate the Earth. So how do we know what's inside? By using seismometers as receivers and earthquakes as the energy source, seismologists look at the Earth in a similar fashion. CAT scans produce... The CAT scan is a medical procedure in which a specialized X-ray provides a cross-sectional image of the body. A patient lies inside a tunnel equipped with a scanner. The scanner consists of an X-ray emitter 180 degrees across from the receiver. The patient's bed slowly moves through the tunnel and stops. The scanner circles the patient, and X-rays are beamed and received at many points along the circumference of the tunnel. Each time the bed moves, the scanner circles again. A computer analyzes the information received by the X-rays and constructs an image of a slice of the body. अगर आपने इसको गौर से देखा तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बन चुका है। जो इसको देखेंगे आप फर्दर क्लियर हो जाएगा। A CAT scan is used to detect both bone and soft tissue damage. During the procedure, three-dimensional anatomical imagery is created by utilizing X-ray technology. X-rays are used to create images by shining a high-energy electromagnetic beam through the patient's body.
This beam casts a shadow onto an X-ray film. A photograph of the internal structures is created through the shadows cast by the varying tissue densities. Softer tissue allows more X-ray light to pass through, while harder tissues, such as bone, allow less light to pass through. While X-rays are limited to two-dimensional renderings, CAT scans are able to generate 3D views by rotating a conventional X-ray beam in a spiral around the patient's body. This series of rotations around the body creates image slices. A computer gathers, compiles, and translates these images into 360-degree view of a targeted area, or even the entire body. मैंने आपको 3 एनिमेशन दिखा दी और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को सामने रखें तो हम 2 बातों पर इस पूरे टॉपिक को बिल्ड कर सकते हैं। अब वो 2 बातें गौर से सुनिएगा तो फिर कॉन्सेप्ट बन जाएगा। फिर थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सीटी स्कैन क्या है? सीरीज ऑफ एक्सरेज है। दूसरी बात, जब आप मल्टीपल शूट्स कर लेते हैं तो जैसे आप लोग आजकल रेंडरिंग करते हैं, इमेज को एडिट करते हैं, इसी तरह क्या करना होता है कि ये सारे इमेजेस अलग अलग होते हैं। यूजिंग अ कंप्यूटर दीज इमेजेस कैन बी ज्वाइंड। अब ये जो ज्वाइनिंग होती है ना, ये एक्चुअली स्किल होती है मशीन की और इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप में से कुछ लोगों को शायद वो एक्सपीरियंस हुआ बचपन में, पहले तो बहुत होता था कि ऐसी पिक्चर्स होती थी जिसपे ना नंबर डले होते थे। क्या था ये? किसी को याद है? किसी का अगर बचपन सॉफ्ट बचपन गुजरा है, कुछ लोगों को बहुत हार्ड गुजरता है, कोई अच्छी गेम खेली नहीं होती। हाँ बताओ, शाबाश बताओ। ड्राइंग करते थे और फिर हमें कैसे पता होता था कि हमने 1 को किससे जोड़ना है, 2 से फिर 3 और आखिर में क्या होता? सबको जोड़ते थे फिर उसको कलर भी करते थे। वेरी गुड। अगर आपको ये बचपन की मेमोरी है तो आप दूसरा स्टेप समझ जाएंगे। आपने बहुत सारे हजारों में एक्सरे इमेज इकट्ठे कर लिए। फिर अब कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि नोज क्या है, थ्रोट क्या है, फोरहेड क्या है। आपने क्या किया होता है कि हर पोजीशन को जो आप पिक्चर करते हैं उस हर पोजीशन को आप क्या कर देते हैं, नंबर कर देते हैं। फिर आप कंप्यूटर को कहते हैं कि आप इन नंबरों को बैठ के जोड़ें। जब कंप्यूटर इन नंबरों को जोड़ लेता है तो यू एक्चुअली रिकंस्ट्रक्ट द इमेज एंड दैट इज व्हाई इमेज इज ऑफ एक्सट्रीम हाई क्वालिटी। हम अपना कॉन्सेप्ट बना लिया हमने। हम अब आ जाते हैं डेफिनेशन पर। देखो, टोमोग्राफी इज अ टेक्निक, साइड हेडिंग थी इंट्रोडक्शन। टोमोग्राफी इज अ टेक्निक by which tomography is a technique by which an image of a slice or plane by which an image of a slice or plane of the object may be obtained हमारा ये पहला कॉन्सेप्ट आ गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो। साइड हेडिंग 2 वर्किंग। साइड हेडिंग 2 वर्किंग और उसमें लिखो कि a series of X-ray images are obtained from different angles. A series of X-ray images are obtained from different angles through one section. These images are stored in a memory. And recombined
to generate a high quality 3D image. अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छा समझ आएगा जिनको कैमरास में से इंटरेस्ट है। अब जैसे ये एक गिलास है, इसकी अगर मुझे 3D पिक्चर बनानी है, ऐसी पिक्चर जिसको मैं घुमा सकूं कंप्यूटर को, कैसे बनेगी? अब एक इमेज यहां से लो, यहां से लो, यहां से लो और चारों तरफ घूम के पिक्चर ले लो और फिर उन बहुत सारी पिक्चर्स को क्या करो, आपस में जोड़ दो और कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर दो। जब आप उसको कंप्यूटर पे स्क्रीन पे शो करोगे और आप उसको घुमाने की कोशिश करोगे तो कंप्यूटर क्या करेगा कि वो सामने वाली पिक्चर्स को डिलीट कर देगा और पीछे वाली पिक्चर्स को आप, क्या ये कंप्यूटर वाकई रियल में किसी चीज को ऐसे घुमा सकता है? जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे कंप्यूटर तो नहीं घुमा सकता, मेरे पास तो हाथ में बाकी ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका इमेज कैसे दिखता है? कहाँ है तो कुछ और इमेजेस यहाँ बने हुए, ठीक है। जबकि यहाँ दिखेगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ वाले इमेजेस को हटा देगा और यहाँ पर इमेज बना देगा। ये काम कंप्यूटर चूंकि स्पीड से कर लेता है तो देखने वाले को लगता है कि वाकई घूम रहा है। ये बात तो क्लियर है ना कि अगर मैं ये स्क्रीन रन करता हूँ तो स्क्रीन पे तो कुछ नहीं है, ये तो एक वर्चुअल रियलिटी है। तो कंप्यूटर को हमने सिखाने के लिए दो चीजें इंट्रोड्यूस की, जिनमें से एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुई। एक लफ्ज क्या है, वॉक्सिल, और एक लफ्ज क्या है, पिक्सल। ये दोनों अल्फाज उस कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे कि आजकल जो हम पिक्चर्स देखते हैं वो सिंगल पिक्चर नहीं होती, बल्कि वो बहुत सारी पिक्चर्स का इंटीग्रेशन होता है। एक लाइन छोड़िएगा और हेडिंग डालिएगा वॉक्सिल एंड पिक्सल। The section or slice through the body is divided into series of small units called voxel. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इससे आपको समझ आएगा कि आजकल की जो हाई क्वालिटी एचडी वीडियोस बनती हैं, एनिमेशंस बनती हैं, उसमें यही होता है, हम पूरी चीज की पिक्चर नहीं लेते जैसे पहले होती थी ना, पुराने जमाने में आप पूरे ऑब्जेक्ट की पिक्चर एक साथ लेते थे, नहीं होता। अब हम क्या करते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स बनाते हैं और हर यूनिट को क्या कहते हैं, वॉक्सेल कहते हैं। हर वॉक्सेल की एक खास इंटेंसिटी होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल कहते हैं। अक्सर आप लोग जब कैमरा लेने जाते हैं तो कितने मेगा पिक्सल है वो जो फर्क करा रहे होते हैं, वो असल में जिसको पिक्सल कहते हैं वो क्या है, वॉक्सेल। आम आदमी के लिए असल में पिक्सल का लफ्ज और तरह यूज होता है। पिक्सल कहते हैं उस यूनिट की इंटेंसिटी को जिसको तुमने अलग किया। अब तुम इसको बोर्ड पे देखो, कई लोगों ने करके देखा होगा, अगर तुम किसी इमेज को जूम करते जाओ तो इमेज ऐसे टूट जाता है। कभी किसने किया तो सब इमेज को जूम करते हैं, इमेज को जूम करते हैं तो इमेज इस तरह टूटता है। इसका मतलब ये कि ये इमेज बना ही छोटे छोटे पीसेस से था। अब ये जो हर डब्बा है ना, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, हर डब्बे को कहते हैं वॉक्सेल और उस डब्बे की जो इंटेंसिटी है उसको क्या कहते हैं, पिक्सल। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हर इमेज असल में छोटे छोटे इमेजेस का कॉम्पोजिशन होता है। तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो कि पेपर में आती है। हाँ, एक सेकंड, बोर्ड पे देखिएगा। मैं इस इमेज में से एक सिलेंडर को अलग करता हूं, गौर से देखिएगा, सिलेंडर इसके अंदर से निकला है। ये जो एक सिलेंडर है इसको कहते हैं वॉक्सेल और इस सिलेंडर की जो इंटेंसिटी है उसको क्या कहते हैं, पिक्सल। तो पिक्सल और वॉक्सेल बहुत क्लोज टर्मिनोलॉजीज है। अब एक पाकिस्तानी स्टाइल की वीडियो है जो पाकिस्तानियों को समझ आती है, जो हम लोग अक्सर किसी छोटे से ऐड को पढ़ने के लिए या किसी पिक्चर को देखने के लिए हम उसको जूम करते हैं। ये ऑप्टिक फाइबर है, ये ऑप्टिक फाइबर है और मैं इसको जूम कर रहा हूं।
जब मैं इसको जूम करता जाऊंगा तो एक पॉइंट पर पिक्चर अपने एक्चुअल पीसेस में टूटेगी, क्योंकि वो बनी हुई पीसेस थी, तुम्हें वो नजर आना शुरू हो गए। ये जो पीसेस हैं बहुत सारे, इनको कहते हैं वॉक्सिल, और एक पीस की जो यूनिक इंटेंसिटी है उसको क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। इसी वजह से वो बोला जाता है ना, अब इन दोनों शोर मचा हुआ है 200+ मेगापिक्सल कैमरा। इसका मतलब क्या है? अगर वो 200 मेगापिक्सल है तो वो एक पिक्चर को कितने पीसेस में तोड़ के दिखा सकता है? 200 मेगा। तो इसका मतलब ये असल में कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट ये था कि किसी भी पिक्चर को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो और फिर उसको तोड़ के फिर जोड़ लो। कौन सा? आगे हम्म? आगे कौन सी है? और आगे आगे ये वाली सुपर मार्केट चलो, हेडिंग है वॉक्सिल एंड पिक्सल। लिखो द सेक्शन और स्लाइस the section or slice through the body is divided up into a series of small units called voxel. The section or slice through the body is divided up into a series of small units called voxel. Line change करके लिखिएगा। The image of each voxel would have a particular intensity. The image of each voxel would have a particular intensity known as a pixel. चलो, अब तुम इस बात को समझ गए कि वॉक्सिल और पिक्सल दो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस, दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। साइड हेडिंग 2 एक बड़ा अजीब सा टॉपिक है जो बहुत मुश्किल से लोगों को समझ आता है, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच है। मैथमेटिकल अप्रोच के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल से पहले ही समझा दिया कि देखिए, कंप्यूटर्स होते हैं, उनको हमारी तरह फील नहीं होता। ये हमें पता है कि ब्रेन कौन सी जगह पर है, हमें पता है फुट का क्या मतलब है, हमें पता है फोरहेड का क्या मतलब है, कंप्यूटर को तो नहीं पता। उसके लिए तो सारे इमेजेस सिर्फ इमेजेस हैं। हम जब इमेज रिकॉर्ड करते हैं हम उसको सीरियल नंबर देते हैं और कंप्यूटर को फिर उनको स्टोर करना होता है। प्रॉब्लम क्या आता है, जो बहुत गौर से समझिएगा, वो प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर एक इमेज का नंबर है 1, तो 1 एक मर्तबा नहीं आएगा, 1 को 100 मर्तबा आ जाएगा, इधर से भी इधर से भी। अगर 1 एक पोजीशन है तो वो कई मर्तबा आएगा। इस मसले को दूर करने के लिए हमें कोई मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे कि एक नंबर मैंने सोचा है, उसमें 2 ऐड करो, उसमें 3 ऐड करो। किसी को याद है मशहूर पजल? ये बिल्कुल वो अप्रोच है और ये एक बड़ा जबरदस्त मेथड है, इवन दो कि ये समझ नहीं आता फौरन। हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज को 4 वॉक्सिल में डिवाइड कर दिया। एक वॉक्सिल की जो इंटेंसिटी है, हमने उस इंटेंसिटी को क्या दिया? 4। दूसरे वॉक्सिल की इंटेंसिटी को क्या दिया? 1। फिर इसको दिया 2 और इसको क्या दिया? 7। ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि असल में 7 जिस जगह पर है वो इधर से भी दिखेगा, इधर से भी दिखेगा और सामने से भी दिखेगा। ऐसा ही होता है ना, हम लोग कभी शूट करते हैं या हम लोग कभी, आप देखिएगा जो मॉडल्स होते हैं उनकी शूटिंग होती है तो वो डिफरेंट एंगल से पोज देते हैं। हर एंगल से पोज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, इवन दो कि वॉक्सिल तो वही होगा, पिक्सल भी वही होगा। इसको कंप्यूटर पे कैसे सॉल्व करते हैं? हमने एक स्लाइस बनाया, उसमें 4 वॉक्सिल बनाए और 4 वॉक्सिल की हमने क्या बना दी? 4 पिक्सल। गौर से समझिएगा, हम क्या करते हैं कि जब एक्सरेज को पास करते हैं
तो इस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इन नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 4 + 1 5 एंड 2 + 9 2 + 7। इसको जो लोग ओ लेवल मैथ्स में एक टॉपिक को शायद याद कर सकें, इसको कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। और ये बड़ा मशहूर है कंप्यूटर्स में कि नंबरों के मैट्रिक्स बना लो। अच्छा, अब ये बन गया 5 9। 5 9 को रीजनरेट करके एक और कोड बना लेते हैं 5599, जिसको कहते हैं 4 बिट। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, हमें इसकी कोई डिटेल नहीं चाहिए, उस हमें पता हो कि ये कैसे काम करता है। अब वो एक्सरे गन घूमेगी, एक्सरे गन कोने से आई, हमें बाद में कैसे पता चलेगा कि ये कोने वाला इमेज है, क्योंकि 4 और 7 ऐड होके क्या हो गए 11। हमें बाद में ये पता कैसे चलेगा कि ये पिक्चर कोने से आई है, क्योंकि उसमें बीच वाले नंबर का सम क्या आएगा 11, ऊपर वाले का 1 और नीचे वाले का 2। तुम गौर से देखना, जब इमेज साइड से आया था तो 2 और 7 से क्या बन गया था। बाद में कंप्यूटर को इससे पता चल जाएगा कि ये साइड पोज है, ये फ्रंट पोज है, ये एंगल का पोज है, और किसी कंप्यूटर उनको मूव कर देता है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, 2 11 1 को फिर ले जाकर पिछले कोड में ऐड कर देगा। कंप्यूटर जो एक्सरे गन है वो घूमती जाएगी और वो उसके नंबरों को ना ऐड करता जाएगा। इट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स मेथड, और उससे मैट्रिक्स अपडेट होती रहेगी। वो घूमता जाएगा, नंबरों को ऐड करता जाएगा। जब ये सारे नंबर ऐड हो जाएंगे तो उसको वो रीजनरेट कर देगा वापस, और उसके लिए वो कैलकुलेशन को रिवर्स करेगा। जो भी नंबर होगा उसकी टोटल इंटेंसिटी होती है, जो इस केस में क्या है 14। 14 कैसे कि अगर तुम इन सबको ऐड करो, देखो सबको ऐड करो क्या आता है, इससे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि जो सोर्स कोड था वो तो 14 का था, और वो सोर्स कोड को दोबारा से जनरेट करेगा। कई लोगों को ये बड़ी यूजलेस एक्सरसाइज लगती है कि ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, लेकिन असल में दुनिया की सारी मशीन जो एडिटिंग करती हैं वो यही करती हैं। पहले वो चीजों को कोड कर देती हैं और फिर वो उनको डिकोड करती हैं। अब जो तुम स्क्रीन पर अब देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकोडिंग। इसको कहते हैं डिकोडिंग। दोबारा क्या बन गया 4127। इसका मतलब कंप्यूटर इस सीरीज ऑफ डेटा को इस तरह सेव करता है कि उसको ये पता होता है कि ये फ्रंट पोज है, ये साइड पोज है, ये बॉटम पोज है, ये बैक पोज है, और उसको वो रिकॉर्ड करके फिर रीजनरेट कर लेता है। इससे बहुत सारे इमेजेस बनते हैं और कंप्यूटर उनको रीजनरेट करता रहता है, और जब वो उनको जोड़ता है तो आप देखें कि क्वालिटी ऑफ इमेज काफी खराब रिजल्ट आया इसका। आप देखिए सर पे कितनी सिवियर चोट है, हेड इंजरी हुई है ना, जूते खाने के बाद जूते खाने के बाद सही होंगे। तो सिवियर हेड इंजरी है। लेकिन आप देखें इमेज की क्वालिटी हाई है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा इमेजेस है। अब ये असल में स्लाइसेस होते हैं, कंप्यूटर इन स्लाइसेस को जोड़ता है और जोड़कर एक ऐसा इमेज बनाता है जिसको आप कंप्यूटर पे रोटेट कर सकते हैं। अब इमेज क्वालिटी देखें, आप पूरे स्केलेटन को आप देख सकते हैं, और इसीलिए डॉक्टर्स फिर कहते हैं कि जी अब सीटी कराएं और ये होगा वो होगा। सीटी स्कैन बेसिकली एक सिंगल एक्सरे का मल्टीपल वर्जन है। आप बहुत सारी इमेजेस लेते हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है, देखो इमेज 3D होता है, आप उसको रोटेट कर सकते हो, इमेज को चूंकि बनता ही कंप्यूटर में तो स्टोर हो जाता है, और आखिरी फायदा क्या है, एक्सट्रीम डिटेल्स आती है। डिसएडवांटेज क्या है, है तो एक्सरे ना, एक अकेली एक्सरे कितनी खतरनाक होती है, तो जब आप इतनी एक्सरे मारेंगे तो आप तो बहुत बड़ा डेंजर कर रहे हैं। तीसरा मसला क्या है, हमें इसमें कोई ना कोई कंट्रास्ट मीडियम डालना पड़ता है, वरना पूरी बॉडी का शार्प इमेज नहीं आता। ह्यूमन बॉडी इक्वली इसके साथ कन्वीनियंट नहीं है। तो अब आपने जो आपने लिखा था, आखिरी चीज हमने वॉक्सल और पिक्सल की इमेजिंग लिखी थी। अब आप साइड एडिट दीजिएगा मैथमेटिकल अप्रोच। साइड एडिट दीजिएगा मैथमेटिकल अप्रोच, और उसमें
फॉर एग्जाम्पल लिखकर ये वाली स्क्रीन कॉपी हो। कॉन्सेप्ट चाहिए, और नए सिलेबस में वो इस तरफ नहीं जाता जैसे पुरानों में तुम्हें मिलेंगे सवाल कि जनाब ये पूरा परफॉर्म करके दिखाएं, और कोडिंग, लोग कोडिंग पूरी पूरी याद करके जाते थे इसकी, और ये कोडिंग लिखने को आती थी। तो ये इन्होंने उससे बहरहाल हाथ पीछे कर लिया है। उसी स्क्रीन को अपडेट करिएगा, उसी स्क्रीन को अपडेट करें। अब आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक मरतबा देख लिया, और वो बैकग्राउंड इंटेंसिटी होती है उसको फिर माइनस करना पड़ता है आखिर में, ताकि नंबर जनरेट हो जाए। ये मैट्रिक्स मेथड है। अगर आप ये मैट्रिक्स बना लेते हैं, वंस यू आर एबल टू जनरेट दिस मैट्रिक्स, इसको देखिएगा तो आपने देखिए पहले उसमें से क्या माइनस किया और फिर 3 कॉमन ले लिया, तो वही मैट्रिक्स वापस बन जाती है। अब आप इसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लीजिएगा, जो इसका समरी वर्जन है। उसके बाद अब आपने ये कॉन्सेप्ट देख लिया, सीटी स्कैन्स के कुछ इमेजेस देख लिए, आपने साइड हेडिंग देनी है एडवांटेजेस।
Number one, 3D rotatable image. Number one, 3D rotatable image. Number two, storable image. Number two, storable image. Number three, maximum details provided. Number three, maximum details provided, जो एक तरह से लास्ट टेस्ट हो जाता है और इसमें डॉक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर कोई चीज डिटेक्ट नहीं हो रही तो वो डिटेक्ट हो जाए. साइड एडिट, डिसएडवांटेजेस. अब आप साइड हेडिंग दीजिएगा डिसएडवांटेजेस और उसमें लिखिएगा नंबर वन. इसका सबसे बड़ा मसला, खुदा न खास्ता आपको अटेंड करना पड़े किसी के लिए, या खुदा न करे कभी करवाना पड़े, ये बहुत लंबा टेस्ट है. ये हो गया, एमआरआई हो गए, थक जाएंगे लेटे लेटे. हमारे लोग वैसे भी थक. बोलो. लेकिन भारत है बहुत एडवांस किस्म का टेस्ट. तो लिखिएगा नंबर वन, इट इज अ वेरी लॉन्ग टेस्ट. इसकी रिपोर्ट बहुत देर में आती है और अक्सर सेकेंड डे लग जाता है, इसीलिए इमरजेंसी में इट्स नॉट सूटेबल. नंबर टू, एक्सरेज आर वेरी हार्मफुल. नंबर टू, एक्सरेज आर वेरी हार्मफुल. Number three, injection of a contrast medium. Injection of a contrast medium. अब आप पेज बदल दो और हेडिंग डालो पेट स्कैनिंग. जिसको शुरू में पाकिस्तानी समझते थे कि आप अपने पेट्स को स्कैन कराएं. कॉन्ट्रास्ट मीडियम उसकी वजह फिर कोई थोड़ी बेरियम सल्फेट बहुत डेंजरस होता है. चलो हेडिंग डालो पेट स्कैनिंग. ये चौथा और आखिरी मेडिकल फिजिक्स का यूनिट है. ये टॉपिक 2022 में आया और इसका नाम आप सुन के याद कर लीजिएगा क्योंकि इनके नाम ही सब कुछ है. देखो इसका नाम है, आप इसके नाम को पढ़िएगा, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी. यानी ये बेसिकली है तो टोमोग्राफी, लेकिन इस टोमोग्राफी में हम यूज किसको करेंगे? क्या पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ट्विन है, एंटी मैटर है, एंटी पार्टिकल है. वेरी गुड. ट्रेसर इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग radioactive nuclei that can be introduced into the body and then it is absorbed by the tissue being. ये बड़ी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है. जैसे अभी बच्चे ने पूछा था ट्रैकर मीडियम, या इसको हम कहते हैं जो डाई डालते हैं. हम क्या करते हैं कि हम एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई पेशेंट को खाने में मिलाकर या ब्लड में इंजेक्ट करते हैं ताकि उसकी बॉडी के अंदर जाए. कोई टिश्यू है, खुदा न खास्ता कहीं ट्यूमर बन रहा है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो ये वहां जाएगा, वहां पहुंचेगा ब्लड के थ्रू और उस टिश्यू में जाकर क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर वहीं बैठा रहेगा
होगा हमारी बॉडी के अंदर। जब ये उधर एब्सॉर्ब हो जाएगा तो वहां से फिर ये रेस करेगा। कौन सी रेस? और हम बाहर बैठकर उसको ट्रैक करेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रेसर कहते हैं। तो पहली साइड हेडिंग आएगी ट्रेसर। उसमें लिखिएगा कि अ ट्रेसर इज अ सब्सटेंस, अ ट्रेसर इज अ सब्सटेंस containing radioactive nuclei. A tracer is a substance containing radioactive nuclei that can be introduced in the patient's body, that can be introduced into the patient's body and is then absorbed by the tissue being studied. Tissue being studied. अब देखो, तुम्हें याद है कि तुम लोगों के पास ये नॉलेज है कि डीके कितनी तरह के होते हैं। कॉपी हुई भी स्क्रीन है, दोबारा मत कॉपी करना। बताओ डीके कितनी तरह के हैं? दो में है, अल्फा और बीटा। बीटा की फर्दर कितनी टाइप्स हैं? दो डीकेस है। वेरी गुड। अब जो बीटा प्लस डीके होता है वो कैसे होता है? देखिए बताओ, जो एलिमेंट निकलेगा पार्टिकल वो होगा पॉजिट्रॉन। दिस इज द टाइप ऑफ रेडियोएक्टिविटी यूज्ड इन पॉजिट्रॉन इमिशन, यानी टर्म पेट। पेट का बेसिस ये वाला डीके है, यानी कौन सा डीके है? गुड। तो लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, साइड हेडिंग दीजिएगा बीटा प्लस डीके। अब तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनाना, वो तुम्हें हमेशा इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। ज्यादातर जो स्कैनिंग तुमने पढ़ी उसमें रेस बाहर से बॉडी के अंदर भेजते हैं, रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है। यहाँ रेस बॉडी के अंदर से निकलेंगी और वो जब बाहर आएंगी तो तुम उनको कैप्चर कर लोगे। यहाँ बॉडी इज द सोर्स ऑफ इमेजिंग। ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी ऐसे रेडियोएक्टिव मटेरियल को घुसा देते हैं, एंटर कर देते हैं, जो बॉडी में उस जगह जाके रुक जाए जहां पर ट्यूमर है, जहां पर प्रॉब्लम है। ये बैठकर उस जगह के सिग्नल बनाएगा और बॉडी से वो सिग्नल बाहर आएंगे गैमा रेस की शक्ल में, अल्फा पार्टिकल्स की शक्ल में। उन सिग्नल्स को तुम रिसीव करोगे और उनको प्लॉट कर दोगे। इसको कहते हैं कि ये कौन सी स्कैनिंग है? पेट स्कैनिंग। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ठीक है, अब खुद से बनाओ कि तुमने ह्यूमन बॉडी में एक रेडियोएक्टिव सैंपल एंटर किया। वो रेडियोएक्टिव सैंपल ऐसा होना चाहिए कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर थोड़ी देर के बाद कौन सा डिके कर ले? ठीक है, वहीं करे जहां आपको उसको पहुंचाना है, वो वहां पहुंच जाए और वहां पहुंच के डिके करे। जब वो डिके करेगा तो वहां पर वो कौन से पार्टिकल रिलीज करेगा? पॉजिट्रॉन। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन्स कितना स्मार्ट होते हैं।
कि फॉर एग्जांपल ये आपने ले लिया मैग्नीशियम 23 और इसने वहां जाकर क्या रिलीज कर दिया, पॉजिट्रॉन। अब ह्यूमन बॉडी में आपको याद है, ह्यूमन बॉडी में एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ह्यूमन बॉडी में पहले से मौजूद होंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके बनाए हुए पॉजिट्रॉन से रिएक्ट कर जाएंगे और उससे क्या बनेगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनाइलेशन। और इस प्रोसेस में दो आपको गामा रे के फोटॉन्स मिलेंगे। जो गामा रे के फोटॉन्स बनेंगे वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। चूंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी तो दोनों फोटॉन यूं निकलेंगे बाहर। आप एक बड़ा सा स्लाइड कैमरा प्रोजेक्टर स्टाइल लगा के बैठ जाए तो ये जो फोटॉन्स निकलेंगे इनको कैप्चर कर लें और इससे क्या होगा कि जो इमेज बनेगा वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप समरी बनाए तो आप कर क्या रहे, आप बॉडी में एक ऐसा रेडियोएक्टिव सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं जो अंदर जाकर बीटा प्लस डीके करे। क्या बनाए, ह्यूमन बॉडी में हर जगह इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे और क्या बनेंगे, गामा रे के फोटॉन। गामा रे के फोटॉन चूंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा तो दो फोटॉन दो अलग डायरेक्शन में निकलेंगे बीम आउट की तरफ। जब वो बीम आउट करेंगे तो फिर आप उनके बाहर आते कैप्चर करने और फिर टाइम इंटरवल्स को रिकॉर्ड करें और उससे फिर उस टिश्यू का इमेज बना दें। जैसे यहाँ पर ये इशू है, यहाँ पर आप उसका वही तरीका करें। आप देखिए कितना बड़ा सिलेंडर बनाया हुआ है। गामा रे के फोटॉन एक इधर आएगा सपोज, एक यूं आएगा, दोनों को रिकॉर्ड करेंगे और दोनों को रिकॉर्ड करके उनकी फिर इमेज बनाते हैं। मैं आपको इसको शो कर देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट बन जाए, फिर हम बस थोड़ी देर में क्लास खत्म करें। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जो मैंने बताया अभी उसको जहन में रखिएगा। अगर आपने इसको गौर से देखा तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और आपने जहां तक लिखा था अब हम इसको पूरा कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो बन गया। अब लिखिएगा कि इसमें लिखिएगा कि द पॉजिट्रॉन इमिटेड the positron emitted combined with an electron this produces two photons. This produces two photons which travel in opposite direction. This process is called annihilation. This process is called annihilation. फिर ये AS वाली इक्वेशन जो मैंने ब्रैकेट बनाई है ये कॉपी कर लो।
ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लिखिएगा कि अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। के बाद लिखिएगा कि gamma ray photons travel out of the body and they can be detected using the time interval along with other data, using time interval with other data, an image can be produced. जो गैमा रेज होती हैं, हमने एएस में उनके वेवलेंथ वगैरह याद किए थे और वो यहाँ भी आपको चाहिए होंगे। आज की आखिरी हेडिंग दीजिएगा एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटोन। छोटी सी कैलकुलेशन आती है उसमें हाँ ये साइड हेडिंग टाइटल वही है, एनर्जी ऑफ द गैमा रे फोटोन। दो फॉर्मूला लिखे हैं मैंने, दोनों क्वांटम के फॉर्मूलाज हैं और मैं उसमें गैमा रे का फोटोन रखता हूं और C की वैल्यू रखो और H रखो, तो आप सबको रखकर एनर्जी निकाल सकते हो। ये डेटा शीट कॉपी कर लो। चला देना ताकि पता चल जाए कौन कौन से बच्चे आए थे। उस पे एक पेज, किसी के पास अगर ऐसी बुक है कि पेज निकल सकते हो। तुम्हारा स्पाइरल सॉरी पेजेस कम है। अच्छा तुम्हारे स्पाइरल बुक है? 4 बच्चे हैं। हाँ लेकिन मैं दिखाऊंगा ना उनको ताकि आप लोग लिखाएंगे फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको नेशनल हॉलिडे पे छुट्टी क्यों दी गई। थोड़ी की है यार। सर हाँ एक राज लड़की है बेटा मुझे तो कहा गया ना मैं सर आप जो टॉपिक है वो कंप्लीट है और हम इंशाल्लाह अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास यहाँ पर खत्म है और विल इंशाल्लाह कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। मुझे नाम एक कागज पे तुम दे दो, पर्ची नंबर एक पेज फाड़ के दो। है स्पाइरल कब से पूछ रहा हूँ, तुम स्पाइरल छुपा के बैठे हो लाल टोपी? नहीं फिर मुझे याद नहीं था मेरे पास।
सही, जब ये चला दो नाम इसमें ग्रामी और दस्तखत